हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग गणित के पहले पार्ट मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसका स्टेटमेंट है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर। दो धनात्मक पूर्णांक का मतलब जैसे 10 और 20 की बात हो रही है, 15 या 50 आप ले सकते हैं, 124 432 ले सकते हैं। कोई भी दो होल नंबर होने चाहिए और दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो ऐसे दो धनात्मक पूर्णांकों के बारे में यह कह रहा है। तो a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r, ये और दो संख्याएं आ गई, ऐसी अद्वितीय यानी यूनिक जो चेंज नहीं हो सकती है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। ये एक सूत्र आ गया, एक फॉर्मूला आ गया, एक रिलेशन आ गया, जिसने इन दो वास्तविक धनात्मक पूर्णांकों को इन दो वास्तविक धनात्मक पूर्णांकों से जोड़ दिया। अब देख रहे हैं हमने क्या किया, हमने शुरुआत में हमने कहा कि आप कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लीजिए, तो इन दो धनात्मक पूर्णांकों पर, इन दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए हमें दो और यूनिक धनात्मक पूर्णांक q और r इस प्रकार से मिल सकते हैं कि उनमें इस प्रकार का संबंध हो, उन्हें इस प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंधित किया जा सकता है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान या तो 0 के बराबर होगा या b से छोटा होगा। बहुत से बच्चों को यह प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ में नहीं आती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपको बता दूं ये बहुत ही आसान है, इसको समझना बहुत ही बेहद आसान है, क्योंकि आपने इस चीज़ को अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। आपने 3 में, 4 में, 5 में इस चीज़ को पढ़ा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ये वही चीज़ है जिसको आप पढ़ चुके हैं भाग के रूप में। बच्चों को कक्षा 3 में, 4 में, 5 में, पिछली कक्षाओं में भाग सिखाया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बिल्कुल भाग के जैसा ही है, लेकिन इसे सबसे पहले लिपिबद्ध या लिखने का श्रेय यूक्लिड को जाता है, और उनकी एक किताब यूक्लिड एलिमेंटस में इसका विवरण मिलता है। तो एक बहुत आसान सी क्रिया है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आइए हम लोग समझने का प्रयास करें। हम लोग दो संख्याएं, दो धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए a बराबर 24 लेते हैं और b बराबर 9 लेते हैं। तो 24 और 9 ये दो धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 से 24 को भाग करेंगे, जैसा कि पिछली कक्षाओं में करते आ रहे हैं। तो 9 से हम लोग 24 को भाग करते हैं, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 9 त्रिके 27, 3 बार में अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 घटाएंगे, तो 24 में से 18 घटाएंगे, हमें मिलेगा 6। तो देखिए प्रमेयिका क्या कहती है, यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b है तो हमें दो और धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 9 और 24 के लिए ये दो हम लोगों के पास धनात्मक पूर्णांक थे, 9 और 24। तो इसके लिए हमें इसको लेकर के जब
जब हमने भाग किया तो हमें दो और धनात्मक पूर्णांक मिल गए। एक यहाँ यह भागफल मिला 2 और एक यहाँ पर यह शेषफल मिला 6। तो ये Q है और यह R है, ये Q है और यह R है। तो A बराबर 24, B बराबर 9 के लिए हमें Q बराबर यहाँ 2 मिला और R बराबर 6 मिला। तो यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका में इस बात का यही मतलब है कि यदि हम लोग कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उन पर एक क्रिया करते हैं, क्रिया कौन सी है? भाग की क्रिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इस क्रिया को करते हैं तो हमें दो और धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे, जो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। तो ये क्रिया कुछ और नहीं, भाग की ही क्रिया है। तो Q का मान हमें 2 मिला और R का मान हमें 6 मिला। इसके बाद अगला एक इसमें पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा पिछली कक्षाओं में आप लोग जब अंकगणित पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि इसको 9 को भाजक कहते हैं, 9 को भाजक कहते हैं, 24 को भाज्य कहते हैं, 2 को भागफल कहते हैं और 6 को शेषफल कहते हैं। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। आप ध्यान से अंकगणित के इस सूत्र को और इसको जरा मिलाइए। भाज्य, तो हमारा भाज्य क्या है? 24 को भाग किया जा रहा है। भाजक, हमारे पास भाजक क्या है? 9। इन दो संख्याओं में से जो संख्या छोटी है उस छोटी संख्या से ही हम बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो छोटी संख्या भाजक होगी, बड़ी संख्या भाज्य होगी। तो भाजक हमारे पास क्या है? 9 इंटू भागफल गुणे भागफल है हमारे पास 2 प्लस शेषफल है हमारे पास 6। अब देखिए दोनों बराबर है कि नहीं? 9 दूनी 18, 18 6 24, ये 24 है। तो यही चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये कह रहा है कि 24 बराबर 9 गुणे 2 प्लस 6, उसी प्रकार से A बराबर BQ प्लस R। इसके बाद R इक्वल और ग्रेटर देन 0 लेस देन B। इसका क्या मतलब है? तो आप एक चीज देखिए, यदि हम लोग 9 से 24 को भाग करते हैं तो 9 दूनी 18, शेष बचता है 6। भाग की क्रिया में हम लोग जानते हैं कि यदि 9 भाजक है तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। यदि हम लोग 9 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल, हमारे भाग की क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शेष भाजक से छोटा न हो जाए। तो जब भी हम 9 से 24 को भाग करेंगे, भागफल हमेशा 6 ही, शेषफल हमेशा 6 आएगा और भागफल हमेशा 2 आएगा। आप सुबह में भाग करें, दोपहर में भाग करें, शाम में भाग करें, रेड पेन से भाग करें, ब्लैक पेन से भाग करें, कैसे भी आप भाग करेंगे, जब भी आप 24 को 9 से भाग करेंगे, भागफल आपको 2 मिलेगा और शेषफल आपको 6 मिलेगा। तो इन दो संख्याओं के लिए ये दो संख्याएं यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। हमें हमेशा 9 और 24 के लिए 2 और 6 ही मिलेगा, इसीलिए इसमें सब अद्वितीय का प्रयोग किया गया है। और दूसरी बात, भाग की क्रिया तब समाप्त होती है जब शेषफल भाजक से छोटा हो जाए। तो शेष हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यदि 9 भाजक है तो शेष 0 हो सकता है, शेष 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन 9 नहीं हो सकता। क्योंकि यदि 9 शेष होता तो ये भाग 3 बढ़ जाता। तो किसी भी भाग की क्रिया में हम लोग जानते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है।
तो भाजक तो शेषफल या तो 0 होगा, 0 से नीचे तो हो नहीं सकता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और भाजक से छोटा होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि r इक्वल और ग्रेटर देन 0 और लेस देन b। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इसका प्रयोग हम लोग मुख्य रूप से दो ज्ञात संख्याओं का मौसम पर HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आप कह सकते हैं एल्गोरिथम, एक विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह एक प्रोसेस है, एक विधि है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से हम लोग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मौसम को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग पहला पार्ट शुरू करते हैं, चैप्टर 1.1। चैप्टर 1.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं 135 और 225, ये दो संख्याएं हमें A और B दी गई हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और रफ कार्य को यहाँ किनारे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले इन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है। हम लोग लिखेंगे यहाँ 225 इज ग्रेटर देन 135। इसके बाद हम लोग को इस फॉर्मेट पर काम करना है। इन दोनों में बड़ा है 225 को एक ही जगह पर लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे 225 बराबर अब यह किनारे हम लोग रफ कार्य करेंगे। 135 से 225 को भाग करेंगे, 135 से 225 को भाग करेंगे तो 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 135 हमें मिलेगा। घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, 90। तो एक भागफल आया, 90 शेषफल आया और भाजक है 135। तो भाजक 135 b की जगह हमें लिखना है 135 गुणे भागफल q की जगह हमें लिखना है 1 प्लस और r शेषफल की जगह पे हमें लिखना है 90। यह प्रथम चरण पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे द्वितीय चरण की ओर। द्वितीय चरण में जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, अब 90 से 135 को भाग किया जाएगा। तो 90 से 135 को हम लोग भाग करेंगे तो 90 दूनी 180 अधिक होता है, तो केवल एक बार भाग करेंगे तो 90 कम 90 और 15 5 को लिख देंगे 5, 9 4 13 45। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग 90 पर किया गया। तो 90 135 पर किया गया, 135 को 90 से भाग किया गया तो 135 पर किया गया। तो हम लोग लिखेंगे a की जगह पर हम लिखा जाएगा 135, b की जगह पर लिखा जाएगा 90 क्योंकि 90 से भाग किया गया। तो 90 गुणे भागफल 1 आया है तो q की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे प्लस शेषफल r की जगह पर 45 आया है तो यहाँ पे हम लोग 45 लिखेंगे। तो ये दूसरा चरण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पूरा हुआ। फिर आगे हम देखते हैं 45 से अब हम लोग 90 में फिर भाग करेंगे। 90 में 45 दूनी 90, ये कट गया।
तो अब 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग किया गया, तो तीसरा क्षण हमें मिला। तो ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे 90, 45 से भाग किया गया है, तो बी की जगह पर हम लोग लिखेंगे 45। भागफल 2 आया है, तो भागफल क्यू की जगह पर हम लोग लिख देते हैं 2। शेषफल आर की जगह पर कुछ नहीं अर्थात 0 आया, यहाँ पर हम लिखेंगे 0। ये तीसरा चरण पूरा होगा। जैसे ही r का मान 0 हमें मिलेगा, शेषफल 0 आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की क्रिया समाप्त हो जाएगी। यह प्रोसेस यहीं पे समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा, चूंकि r बराबर 0 प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की क्रिया समाप्त हुई, की क्रिया समाप्त हुई। और HCF हमें क्या मिला, 135 और 225, 135 और 225, इन दो संख्याओं का HCF हमें मिला बराबर 45, ये मिला, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से बड़ी ही सरलता से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो धनात्मक संख्याओं, दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसक ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम लोग चैप्टर 1.1 का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम लोग मानते हैं, माना कि ए एक धनात्मक माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यदि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो इसका मतलब ये है कि ए का मान 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। तो हमें अलजेब्रिक तरीके से ये दिखाना है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस कार्य को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से देखिए कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और प्रश्न में 6 दिया हुआ है, तो b बराबर 6। आप परिभाषा से मिलाएंगे तो आपको मिलेगा कि b का मान यहाँ पे 6 है, यहाँ b का मान 6 है। तो हम लोग a और 6 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो a और 6 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर r का मान, अब देखिए यहाँ पे परिभाषा में क्या है कि r यदि b भाजक है तो r का मान या तो 0 के बराबर होता है या b से छोटा होता है। तो 0 और b के बीच की संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं। तो r का मान, चूंकि यहाँ पे b का मान 6 है, b की जगह पे 6 है, तो r का मान 0 हो सकता है, r का मान 1 हो सकता है, r का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है।
बहुत सीधा सा इसका मतलब है, किसी भी संख्या को यदि आप 6 से भाग करते हैं, अगर आप 6 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो आपका जो भाग करने के बाद जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। 6 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यदि 6 होगा तो एक बार भाग और जाएगा। तो जब भी हम लोग 6 से भाग करेंगे तो भाग की क्रिया में शेष 0 से लेकर 5 तक के पूर्णांक आ सकते हैं, जो कि संभावित शेष हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकते हैं। तो हमारी संख्या a जो कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो कैसे दिखेगी? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ b की जगह पे 6 और r की जगह पे इन संख्याओं को बारी बारी से रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, इसलिए a का संभावित मान 6q प्लस 0 यानी 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, या 6q प्लस 2, या 6q प्लस 3, या 6q प्लस 4, या 6q प्लस 5 हो सकता है। अर्थात a बराबर 6q हो सकता है, 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 2 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है, 6q प्लस 4 हो सकता है और 6q प्लस 5 हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि a के ये जितने भी संभावित मान हैं, इन मानों में से कौन सा मान हमारी धारणा को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमने a को क्या कंसीडर किया? हमने तो a को कंसीडर किया, a को माना है कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। लेकिन इनमें से हम लोग देख पा रहे हैं कि 6q को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3q, ये देखिए ये सम है तो ये अमान्य हो गया। 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, तो 6q प्लस 2 में से 2 कॉमन लेकर लिख सकते हैं 6q प्लस 1, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है तो ये भी सम है। इसके अलावा 6q प्लस 4, 6q प्लस 4, यहाँ भी 2 से कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2, यह भी सम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 संभावित मानों में से 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये तीनों एक के मान नहीं हो सकते, यानी हमारी संख्या 6q के जैसी या 6q प्लस 2 के जैसी या 6q प्लस 4 के जैसी नहीं हो सकती है। तो परिणाम स्वरूप हमें मिलेगा a बराबर या तो 6q प्लस 1 हो सकता है, या 6q प्लस 3 हो सकता है, या 6q प्लस 5 हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इस बात को हम यहाँ लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है इस चैप्टर 1.1 के किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।